गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज मैं आपको बायो का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बता दिया था कि जितने भी जीव होते हैं या जीवों में जो जनन होता है वो जनन जनरली कितने प्रकार का होता है। हम पढ़ चुके हैं कि जीवों में जनन जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि अलैंगिक जनन है ना, कायिक जनन है और लैंगिक जनन है। मैंने आपको अलैंगिक जनन की विधियां बता दी थी सारी फर्स्ट वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कायिक जनन की विधियां बताई है। ये जो अब मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपके थर्ड पार्ट की है। इट मीन्स ये आपका जो लैंगिक जनन का भाग है यहाँ थर्ड पार्ट है। तो हम जानेंगे कि लैंगिक जनन जीवों में क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कैसे होता है। जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन जो होता है वो दो अलग अलग गैमिट्स के निर्माण के द्वारा होता है। दो अलग अलग गैमिट्स क्या होते हैं? गैमिट्स का मतलब होता है युग्मक। आप जब पढ़ोगे तो आपको धीमे धीमे ये चीज़ें समझ में आएगी कि जो जीव होते हैं, आपने देखा होगा कि प्रकृति में अगर हम देखें तो जो जीव होते हैं वो नर और मादा में बटे होते हैं। उनमें मेल और फीमेल, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, मतलब कि जो लिंग होते हैं वो विपरीत लिंग होते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं लिंग जो होते हैं ये भिन्न जीवों में अलग होते हैं, मतलब नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं। और ये अपने जब इनको प्रजनन करना होता है तो उस समय इनमें क्या होता है कि गैमिट्स का मतलब कि युग्मक का निर्माण होने लगता है। और ये युग्मक जो होते हैं जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके द्वारा इनमें क्या होता है, फिर दोनों युग्मकों के जुड़ने के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको कि हम युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज जो होता है आगे चलकर पोषण को एकत्रित करता है और फिर उसके बाद किसका निर्माण करता है? ये नए जीव का निर्माण करता है। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत ही जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अगर हम देखें अलैंगिक जनन जो है वो जल्दी होने वाली प्रक्रिया है और सिंपल है, सरल प्रक्रिया है। परंतु जो लैंगिक जनन है वो इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें नर और मादा मतलब कि पार्टनर की भी ज़रूरत होती है। बिना पार्टनर के ये संभव नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रही हूँ कि इनमें क्या होता है। ऐसा अगर ये अपनी संतति को उत्पन्न करना चाहते हैं तो संतति उत्पन्न करने के लिए, मतलब अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने के लिए इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। और ये जो युग्मक होते हैं आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर ही युग्मनज बनाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो क्या होगा? लैंगिक जनन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? जो उच्च कोटि के जितने भी जीव होते हैं उन जीवों में एक तो संतति उत्पन्न नहीं होगी, है ना, और संतति जो होगी वो आगे जाकर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि वो आगे जाकर अपने जीवों की निरंतरता को बनाए नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए इनमें एक निश्चित अवस्था में, निश्चित अवस्था का मतलब ये होता है कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्य अवस्था कहते हैं। बाल्य अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में क्या होता है, नर एवं मादा मतलब लड़का एवं लड़की, मेल और फीमेल दोनों में शारीरिक परिवर्तन होता है। जब इनमें ये शारीरिक परिवर्तन होता है तो उस दौरान उनमें युग्मक बनते हैं। या आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि युग्मक एक अलग चीज़ है और युग्मनज अलग है। युग्मक का मतलब होता है जैसे नर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो मादा होती है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है या अंडाशय का निर्माण होता है। जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है तो उसके दौरान फिर युग्मनज बनता है, ठीक है, जिसको हम, जो कि फिर भ्रूण में बदलता है, ठीक है। परंतु ये जो हम जीवों में जनन की क्रिया पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन केवल जीवों में ही नहीं होता है। अब जीवों में मतलब सजीव हो गए, तो ये पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में भी कुछ विशेष भाग होते हैं जो कि प्रजनन का कार्य करते हैं। हमने कायिक जनन की जो विधि थी उसमें पढ़ लिया था कि जो कायिक जनन होता है तो कायिक जनन में क्या होता है कि जो पौधे के दूसरे भाग होते हैं जैसे कि जड़, तना, पत्तियाँ, ये जनन का काम करते हैं। परंतु पौधों के कुछ अन्य भाग, उदाहरण के तौर पर जैसे पुष्प, पुष्प जो होता है वो भी जनन का कार्य करता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि जनन करते हैं जिनमें कि फूल जो होते हैं, फूल में ही नर एवं मादा जननांग होते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे जाति के पौधे होते हैं जिनमें
नर भी अलग होते हैं और मादा पुष्प भी अलग होते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि नर एवं मादा पुष्प तो अलग अलग है, परंतु हमें ये नहीं पता है कि उनमें ये जनन कैसे होता है। तो अगर हम पौधों में अगर जनन की अवस्था को देखें तो जनरली जो पौधे होते हैं, तो पौधों में क्या होता है कि जितने भी पौधे होते हैं उनमें जब जनन होता है तो पुष्पीय पौधों में नर जननांग अलग होते हैं और मादा जननांग अलग होते हैं। नर जननांग जो होते हैं वो परागण बनाते हैं और मादा जननांग जो होते हैं वो अंडाशय बनाते हैं। तो जब इनको आपस में फ्यूज़ होना होता है या इनमें निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय क्या होते हैं, पराग कण पराग नलिका से निकलते हैं और नलिका से निकलने के बाद वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और अंडाशय के जो केंद्रक है उससे वो जुड़ जाते हैं। यह आपको 3rd चैप्टर में आगे पढ़ना है पूरी प्रोसेस, पर यहाँ पर आपको थोड़ा श्रिंक करके मैं बता रही हूँ कि वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आपने देखा होगा कि वो बीजांड के अंदर जुड़कर फल का निर्माण करते हैं। तो फल जो होता है वो आगे जाकर बीज बनाता है और उसी बीज से फिर नया पौधा बनता है। तो अगर किसी पौधे में निषेचन की क्रिया हो रही है, निषेचन की क्रिया के बाद अगर उनमें बीज बन रहा है तो वो बीज क्या करेगा, नया पौधा बनाएगा। तो यहाँ पर ये जनन की प्रक्रिया अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे कि वयस्कों में, मतलब कि जनरली जो होता है जितने भी वयस्क होते हैं, वयस्क अवस्था में जो जनन होता है तो जनन की भी अलग अलग स्थिति, मतलब देखा जाए तो अलग अलग होता है मनुष्य में। अभी अगर हम जीवों की बात करें तो जीवों में जो जनन होता है तो वो एक पर्टिकुलर देखा जाए तो एक समय पे होता है, मतलब कि हर समय ये प्रक्रियाएं नहीं होती है। कुछ जीव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक विशेष समय पर ही प्रजनन करते हैं, जैसे कि डॉग है, काव है, ये जो होते हैं इस तरह के जो जीव होते हैं वो विशेष समय पर ही प्रजनन करते हैं। आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा और ब्रॉड करके बताती हूँ कि ऐसे जीव जनन प्रावस्था के दौरान कुछ जो जीव होते हैं उनमें हार्मोन का बदलाव होता है। हार्मोन का बदलाव होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है गाय है, भेड़ है, चूहा है, हिरण है, कुत्ता है ना। तो इनमें जनन के दौरान क्या होता है, कुछ चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्रीय परिवर्तन को ऑयस्टर साइकिल बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि ऑयस्टर साइकिल किन में होती है। परंतु कुछ और जीव होते हैं जिनमें कि जैसे बंदर है या एप्स है, उसमें मनुष्य भी आते हैं, जिनमें ऋतु स्त्राव चक्र होता है। अब ऑयस्टर चक्र का मतलब क्या होता है, ऑयस्टर चक्र का मतलब ये होता है कि उनमें जो प्रजनन होता है वो विशेष सीज़न में ही होता है, उसके लिए विशेष सीज़न चाहिए होता है उनको। परंतु जो जीव हैं जिनको हम बंदर है जैसे ऐप से या मनुष्य हैं, तो इनमें जो प्रजनन होता है उसके लिए कोई विशेष समय या विशेष वेदर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी भी हो सकता है ना। तो प्रजनन के दौरान कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी होती है जो चाहिए होती है। और हम इसमें देख रहे हैं कि जनन में लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं भी होती है, जैसे कि परिपक्व अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी लैंगिक जनन करने वाले कुछ जीव घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। जैसे लैंगिक जनन में संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटना एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। मतलब कि एक नियमित होने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि कुछ समय बंद होगी। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब ये चीज़ें नहीं होती है, परंतु ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर लैंगिक जनन में एक प्रजाति का नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक जो होते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। और यही युग्मक जो होते हैं ये युग्मक जो बनते हैं ये 3 अवस्थाओं में बनते हैं। पहली अवस्था ये दे रखी है आपको 2.1 में, निषेचन के पूर्व की घटना है। निषेचन के पूर्व की घटनाएं क्या होती है, इसमें यह होता है कि इसके अंतर्गत जो युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। अब जैसे कि गैमीट ट्रांसफ़र, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक स्थानांतरण, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जब 12 वर्ष की अवस्था के बाद, 12 वर्ष की अवस्था के बाद क्या होता है, नर एवं मादा दोनों में अलग अलग गैमीट्स बनते हैं, उस युग्मक बनते हैं। नर में स्पर्म बनते हैं और मादा में ओवम बनते हैं।
तो ये दोनों क्या हैं, अंडाशय और शुक्राणु है। तो शुक्राणु और अंडाशय जो होते हैं जब बनते हैं तो इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। फिर होता है युग्मक स्थानांतरण। जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये युग्मकों का स्थानांतरण होता है। फिर होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन के कारण युग्मक जनन में दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो इसमें अगुणित कोशिकाएं होती है। ये अगुणित कोशिकाएं जो होती है फ्यूज़ होती है, और फ्यूज़ होने के बाद या जुड़ने के बाद समयुग्मक ये कहलाती है। कहने का मतलब ये कि 2n हो जाती है, डबल न्यूक्लिएटेड हो जाती है, या इनमें न्यूक्लियस की संख्या जो होती है वो 2 हो जाती है। जैसे ये आपको डायग्राम में मैं शो कर रही हूँ, ये इस तरह से ये ओवम होता है और ये स्पर्म होता है। युग्मकों की किस्में अलग अलग प्रकार की होती है। आप मनुष्य में देखिए, मानव में विषम युग्मक, इसमें मानव में विषम युग्मक जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये अंडाशय का है, और अंडाशय के बाद जो ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये जो है ये किसका है, ये है स्पर्म का। तो ये दोनों जो फ्यूज़ होते हैं तो उसके बाद युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फिर जीवों में भी जनन होता है। क्योंकि आपको इस चैप्टर में जो है ये शॉर्ट में दी हुई ये चीज़ें, आगे जाकर आपको ये चीज़ें ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। इनके अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे मनुष्य में जनन कैसे होता है और पुष्पों में जनन कैसे होता है, तो 3rd और 4th चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता क्या होता है? जीवों में लैंगिकता का मतलब यही होता है कि हमारे यहाँ पर प्रकृति में 2 प्रकार के जीव वास करते हैं। होते समान ही हैं पर उनमें विपरीत लिंग उपस्थित होते हैं। तो विपरीत लिंग होने के कारण वो क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर विपरीत लिंग होंगे तो क्या होगा, नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे। अगर नर और मादा अलग अलग होंगे तो फिर क्या होगा, उनमें भी अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। तो अगर हम किसी भी जीव में ये प्रक्रिया देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीव जो होते हैं उनमें लिंग भिन्न नहीं होते हैं, उनमें लिंग जो होते हैं वो एक ही जीव में होते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको देती हूँ, केचुआ। केचुआ जो होता है उसमें नर एवं मादा जननांग एक ही में उपस्थित होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। ये आप याद रखना कि जो केचुआ होता है उस केचुए में नर एवं मादा नर एवं मादा जो लिंग होते हैं वो एक ही में उपस्थित होते हैं। इसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, एक उभयलिंगी कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक लिंगी ही होते हैं। कुछ पुष्प भी होते हैं जो कि एक लिंगी होते हैं, जिनमें कि नर एवं मादा सेपरेट नहीं होते, जिनमें एक ही लिंग उपस्थित होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। है ना। तो एक लिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें कि नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। वैसे ही द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों लिंग एक ही में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जीवों को लिंग के आधार पर भी अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। जैसे आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, जीवों में भी बताया और पौधों में भी बताया, दोनों में ये चीज़ें होती हैं। जो जीव होते हैं जिसमें कि इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ। ये क्लाइटेलम है। क्लाइटेलम जो भाग होता है वो केचुए के नर जननांग वाला भाग होता है। मैं आपको इसको ब्रॉड करके बताती हूँ। ये यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग होता है इसका, ये क्या होता है, क्लाइटेलम का होता है। तो जो क्लाइटेलम होता है उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि वो किसी भी जीव, जो केचुआ होता है, केचुए में इस भाग में नर एवं मादा जननांग उपस्थित होते हैं। आप इसकी पिक्चर्स भी देख रहे होंगे कि इसमें पिक्चर में बता रखा है कि जो
इसमें आपको देख रहे हैं कि क्लाइटेलम वाला भाग है। इस क्लाइटेलम वाले भाग में क्या होता है, इसके पास वाले डायग्राम में आप देखिए कि इसमें वृषण भी होते हैं और अंडाशय भी होते हैं। वृषण क्या होता है, एक नर जननांग है, और अंडाशय क्या होता है, एक मादा जननांग है। तो इसमें दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है जनरली कि इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और वृषण में जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो जब इनको जनन करना होता है तो शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु नलिका के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद ये क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, जिससे कि किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और यही युग्मनज जो होते हैं आगे चलकर अर्थवर्म या केचुए बनाते हैं। वैसे ही कॉकरोच में होता है, कॉकरोच जो होते हैं उसमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाला डायग्राम है कॉकरोच का वो नर का है, तो इसमें वृषण दे रखे हैं। सेकंड वाला जो डायग्राम है वो अंडाशय का है, जिसमें कि अंडाशय बताए हुए हैं। तो इसमें नर एवं मादा सेपरेट होते हैं। फिर आपने देखा होगा नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है मार्केंशिया का। मार्केंशिया भी एक पौधा होता है। तो मार्केंशिया में क्या होता है, नर प्रोथेलस और मादा प्रोथेलस। आपको देख रहे होंगे ऊपर जो स्त्री धानीधर और पुंधानीधर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कि इस पौधे में क्या होता है कि नर एवं मादा पौधे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे जो प्लांट दे रखा है वो कारा का दे रखा है। कारा भी एक प्लांट है। तो कारा में क्या होते हैं, नर एवं मादा एक ही में होते हैं। तो इस पूरी पिक्चर का एक मुख्य काम ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जननांग, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जननांग एक ही जीव में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि अलग अलग होते हैं। क्योंकि आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा आपके आगे के चैप्टर आप नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए नीचे प्लांट दे रखा है, नीचे जो दे रखा है फ्लावर दे रखा है, और फ्लावर मतलब पुष्प का की एक लंबवत काट दे रखी है। पुष्प की लंबवत काट में मैं आपको थोड़ा बड़ा करके इसको बताती हूँ, है ना, ये वाला भाग। ठीक है, इसमें जो ये ऊपर वाला भाग है, ये जो है ये ऊपर वाला जो भाग है ये किसका है, ये होती है पंखुड़ियाँ। ठीक है, और नीचे आप देखो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसमें इसके पूरे कंप्लीट भाग में क्या है, ये है अंडप है। अंडप का मतलब ये होता है इसमें क्या बनते हैं, अंडाशय बनते हैं। और इसके पास वाले भाग में इस भाग को हम बोलते हैं पुंकेसर, जिसमें कि परागण बनते हैं। तो परागण जब बन जाते हैं तो ये परागण क्या करते हैं, पुंकेसर से निकलकर कहाँ आ जाते हैं, अंडप में आ जाते हैं, है ना। और अंडप में आने के बाद ये निषेचन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आपको दे रखा है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं, है ना। तो गुणसूत्र जो होते हैं उनका क्या काम होता है, देखो सभी जीव होते हैं, सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं। सभी जीवों में अगर कोशिकाएं हैं तो उस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर फिर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो ये जो हमें ये वाली जो वीडियो है वो मैं इसको यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मैं इसके आगे के जो वीडियो है उसमें इसके आगे का चैप्टर का मटेरियल आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू।